नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष पवार आज इस शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत शिंदे, जो कि एक जनरल फिजिशियन है, कुछ 20 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुंबई स्थित डॉक्टर है और बहुत ही नामचीन डॉक्टर है। और मेरे दाएं तरफ डॉक्टर शीतल नाइक, जो कि एक डाइटिशियन है, वो भी कुछ 15 सालों से अपना प्रैक्टिस कर रही है। वो एक नामचीन संस्था से जुड़ी हुई है, मुंबई स्थित L&T कंपनी से जुड़ी हुई है और इन अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आज आपको बरसात से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में डॉक्टर प्रशांत शिंदे से अवगत करना चाहता हूं। डॉक्टर प्रशांत शिंदे, आप अपने बरसात से संबंधित कुछ बीमारी के बारे में बता पाएंगे? धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर सुभाष पवार ने अभी कहा कि हम यहाँ बरसात से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ, उस सिलसिले में कुछ जो भी कॉमन बीमारियाँ हैं उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पहले तो बरसात में दूषित पानी जिससे फैलने वाली बीमारियाँ हैं। फिर दूसरा आता है कि हवा से फैलने वाली बीमारियाँ। दूसरा है मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियाँ। तो पहला जो है, जो दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियाँ, उसमें आता है पहले तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसमें उल्टी और जुलाब, ये 2 सिम्टम्स होते हैं। पेट में दर्द होता है और हाई ग्रेड फीवर आ सकता है। दूसरा है कि जिसमें हम डिसेंट्री कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूस वाटरी डायरिया होता है। नेक्स्ट एक ये है जिसमें मॉस्किटोज से रिलेटेड जो फैलती है बीमारियाँ, उस सिलसिले में बात करूँगा। उसमें फर्स्ट नंबर 1 आता है डेंगू। डेंगू ये मॉस्किटोज से फैलने वाली बीमारी है और ज़्यादा करके जो क्लियर वाटर है उसमें ये मॉस्किटो ग्रो होता है। तो इसमें भी हाई ग्रेड फीवर आता है, स्वेटिंग होता है, हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है। दूसरा है मलेरिया। ये भी मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है, जिसमें भी फीवर विद शिवरिंग हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। तो ये सब मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियाँ हैं। और तीसरा है चिकनगुनिया, भी उसी में आता है, सॉरी वो मैं भूल गया। चिकनगुनिया एक नंबर 1 उसमें ये बीमारी है, जिसमें वही होता है, फीवर हाई ग्रेड आता है, बॉडी पेन है और जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, जो फीवर जाने के बाद भी रहता है। किसी को 1 महीना रहेगा, किसी को 1 हफ्ता रहेगा, किसी को 6-6 महीना भी नहीं जाता है। दूसरा है हवा से फैलने वाली बीमारियाँ, जिसमें आता है कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, जो कि हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखार हाई ग्रेड आता है। किसी को आता है, नहीं आता भी है। तो और अभी जो पिछले 3 साल से हम सुन रहे कोविड भी इसी में आता है, वायरल इन्फेक्शन पे। बस। तो हमको आज डॉक्टर प्रशांत शिंदे ने कुछ बीमारियों के बारे में बता दिया। जैसे अभी बरसात से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में बहुत सारी मतलब मालूमात दे दी है उन्होंने। तो आज उसके संबंधित हमको खान पान से संबंधित कुछ टिप्स डॉक्टर शीतल नाइक देंगे। आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे डॉक्टर प्रशांत जी ने बताया कि इस मौसम में जो सारी बीमारियां होती है, उस बीमारियों में डिहाइड्रेशन होता है, लूज़ मोशंस होते हैं, फीवर बढ़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बॉडी डिहाइड्रेट होने के कारण हमको खान पान में बहुत ध्यान देना पड़ता है। उनको लिक्विड डाइट देना ज़रूरी होता है। हर 2 या 3 घंटे बाद उनको शुरुआत करते हैं कि चावल की गंजी दी जाती है, सब्जियों का सूप दिया जाना ज़रूरी होता है। फिर उनको खिचड़ी, पतला आहार यानी नाचने की गंजी है, रवे की गंजी है, ये सारी चीज़ें घी नमक में पकाकर खिलाया जाता है, ताकि उनकी एनर्जी लेवल बनाए रखे और उनका डिहाइड्रेशन, जो बॉडी उनकी डिहाइड्रेटेड हुई है उसकी मात्रा कम हो जाए और धीरे धीरे उनका फीवर कम होने लगता है। इसके अलावा, बीमारियों के अलावा, साधारण नॉर्मल लोगों को इस मौसम में क्या खबरदारी रखनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी
मौसम बदल गया, गर्मी से डायरेक्टली वातावरण में ठंडक आ गई, तो खबरदारी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुंबई का लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता है, तो ये जो जानकारी मैं देने वाली हूँ वो सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसकी अगर आप खबरदारी लेंगे तो डेफिनेटली आप इस मौसम में आपकी इम्यूनिटी बनाए रखेंगे और ये सारी जो बरसात की बीमारियों से दूर रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि सब्जियाँ, जो सब्जियां हम मार्केट से लाते हैं उसमें मिट्टी लगी रहती है बारिश के मौसम के कारण, तो आपको सब्जियों को 15 से 20 मिनट पानी में, नॉर्मल पानी में भिगो कर रखना है ताकि उसकी मिट्टी पानी में उतर जाए और सब्जियां साफ़ हो। या अगर आपके घर पे बेकिंग पाउडर है तो आप आधा चम्मच बेकिंग पाउडर एक बड़े से बर्तन में पानी में मिलाएं और सब्जियों को उसमें 15 से 20 मिनट तक भिगा कर रखें। बाद में उसे अच्छे नल के पानी के नीचे धो लीजिए और उसको फ़ैन के नीचे सुखा कर उसको फ्रिज में आप भर के रख सकते हैं और आप उसको डेली बेसिस पर हफ्ता भर यूज़ करें। इसके बाद आपको अनाज, तो अनाज का आपको गर्मियों के मौसम में इंतज़ाम करना होता है। अनाज है, दालें हैं, फिर जो कठोल है उनको आपको गर्मियों के मौसम में धूप में सुखाकर स्टील के कंटेनर में भर के रखना है ताकि इस मौसम में कोई फंगस ना पकड़े, कोई कीड़े ना पकड़े। और जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो वेजिटेरियन खाना, नॉनवेज खाना दोनों एक साथ परचेज़ करते हैं, तो आपको अलग अलग कैरी बैग रखनी है। नॉनवेज खाना लाने के बाद में सबसे पहली चीज़ है कि आपको हाथों को अच्छे से लिक्विड डेटॉल के साथ धोना है। फिर नॉनवेज प्रोडक्ट्स को नल के बहते पानी में अच्छी तरह से धोना है। फिर उसको हल्दी नमक लगाकर उसको मैरिनेट करके रखना है ताकि वो ख़राब ना हो। और इसके अलावा आपको जैसे कि जो पका हुआ खाना है, मोस्टली ये मौसम में मशरूम, पालक, ये सारी चीज़ मिलती है। लोग नॉनवेज खाने वाले हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने नॉनवेज, पालक, मशरूम या अंडा अगर आपने बनाया है तो आपको इसे तुरंत पकाए हुए इस प्रोडक्ट को या पकाए हुए इस रेसिपी को 24 घंटों के अंदर ख़त्म करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं और फूड पॉइजनिंग होने के बाद में इसकी रिकवरी को बहुत टाइम लगता है, तो वो ध्यान रखें आप। फिर इस मौसम में आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फॉर द नॉर्मल पीपल आपको अदरक है, नीम है, लहसुन है, इन चीज़ों का आपके खाने में, आप जब खाना पकाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दाल पका रहे हो तो दाल पकाते हैं तब उसमें आप अदरक को ग्रेट करके डालें। फिर आप उसमें लहसुन को क्रश करके इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन रहता है उसको लोअर डाउन करने का काम ये अदरक और लहसुन करता है। ओके। और पानी की मात्रा को आप मोस्टली बरसात के मौसम में पानी कम पिया जाता है, तो आपको जो दाल बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होनी चाहिए। फिर जो सूप बनाते हैं तो मोस्टली सूप का इंटेक ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए इस मौसम में। तो ये सारी खबरदारी आप रखेंगे तो डेफिनेटली इस मौसम में आप आपकी इम्यूनिटी अच्छी मात्रा में रख पाएंगे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर टिप्स दिया है डाइटिशियन शीतल नाइक ने। तो हाँ, तो आज हम इसके बाद में हम और सारी 2-3 बीमारियों के बारे में इसके ऊपर बात करेंगे, जैसे कि कैंसर है और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। इससे संबंधित भी हम डॉक्टर प्रशांत शिंदे से और डाइटिशियन शीतल नाइक से इसके बारे में हम टिप्स लेंगे। आज हम जो दूसरी बीमारी के बारे में जो बात करने वाले हैं वो है कैंसर। ये शब्द ही सुन के सबके होश उड़ जाते हैं, तो आज हम डॉक्टर प्रशांत शिंदे से ये बात करेंगे कैंसर के बारे में और उसके क्या लक्षण है और बीमारी कैसे फैलती है और इसके पीछे क्या क्या बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर प्रशांत शिंदे से। और उसके बाद में हम उसी से संबंधित आपका आहार क्या होना चाहिए वो हमारे डाइटिशियन से आज हम उसके बारे में टिप्स लेंगे। तो डॉक्टर प्रशांत शिंदे, आपको क्या लगता है कैंसर के बारे में? कैंसर किस तरह से फैलता है और कैंसर अभी पहले से बहुत ज़्यादा फैलने लगा है, और जैसे स्त्रियों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और पुरुषों में भी आजकल रेक्टल कैंसर होने लग गया है, तो ये सब क्यों होता है और इससे क्या मतलब? अब जैसे अभी बहुत पहले 10-15 साल पहले इतना कैंसर की बीमारी नहीं थी, लेकिन अभी क्यों इतना फैल रहा है? अभी कैंसर फैलने की बीमारी जो भारत में भी बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली भी है, तो उसके कुछ कॉजेज़ है। फर्स्ट कॉज इज़ टोबैको। हाँ। इन इंडिया, मतलब भारत में टोबैको खाना ये बहुत बड़ा व्यसन है जिसके कारण कैंसर बहुत जल्दी फैल रहा है। बराबर। दूसरा कारण है उसमें जेनेटिक्स भी आता है कि हेरिडिटरी, कि हमारे
पूर्वजों में किसी को रहा होगा तो हमको आ सकता है, आएगा ही ऐसा नहीं, आ सकता है। तीसरा है वायरसेस है हमारे शरीर में, जैसा है हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, फीमेल्स में पैपिलोमा वायरस है। इससे वायरस से भी कैंसर फैलता है, ये क्या कैंसर का कॉज हो सकता है एक। तीसरा है कि हमारे फूड हैबिट्स है, जिसमें फूड से आजकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, जो ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उससे केमिकल्स की वजह से भी शरीर में कैंसर का फैला हो सकता है। और आपको कैसा लगता है आजकल ये जो चाइनीज़ फूड मिलता है जो स्टॉल्स पे वगैरह, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो वही चीज़ अभी मैंने कहा है कि ये सब मिक्स्ड, जो इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक फूड, मिक्स करके उसको फ्लेवर दिया गया है, बट उसका साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि कैंसर है। मतलब कुछ सालों पहले जैसे हमारे पिताजी है, हमारे दादाजी है, उनके टाइम में इतना सब कैंसर फैला हुआ नहीं था, लेकिन अभी जो है आजकल की जो लाइफस्टाइल है तो उससे संबंधित भी आपको लगता होगा ना कि कैंसर बहुत फैल गया होगा। एग्जैक्टली क्योंकि पहले के जो आपने कहा कि हमारे दादाजी है, पिताजी है, इनका खाना ये बहुत हेल्दी और ऑर्गेनिक था और उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ये बहुत अच्छी थी। अभी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब एक्टिविटी मोबाइल पे ही होती है तो बाहर एक्टिविटी करने कोई जाता नहीं है, तो फिज़िकल एक्टिविटी कम होने के कारण भी कैंसर का एक कारण हो सकता है। हाँ, और जैसे भी आजकल देखा गया है कि लोग मतलब कैंसर से स्त्रियों में बहुत ज़्यादा कैंसर फैलता जा रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो, तो ये सब क्यों होता है ज़्यादा करके? ये बेसिकली ज़्यादा करके रेडिएशन, जैसे कि अभी सन रेज है, ज़्यादा रेडिएशन शरीर लेती है तो उससे एबनॉर्मल सेल्स बॉडी में जनरेट होते हैं और फिर ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो या यूट्राइन कैंसर हो, उसको बढ़ावा मिलता है। कुछ जैसे भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी होता है क्या? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होता है, जैसे अभी हमारे फूड में जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, ये सब में मिक्सचर्स आ गए हैं, उसकी वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होते हैं, कभी ज़्यादा बनता है और ज़्यादा बनने से भी कैंसर के सेल्स ज़्यादा रेडी हो जाते हैं और कैंसर हो सकता है। जैसा अभी हमने देखा है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि चाइना है, जापान है, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब देशों में है ना, वहाँ पे दूध का कंजम्पशन बहुत कम है, तो वहाँ पे देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रमाण है बहुत ही कम है, जिससे कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ में हम लोग देखा जाए तो एटलीस्ट 10% ब्रेस्ट कैंसर है। और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है जैसे चाइना है, जापान है, यहाँ पे 0.01% कैंसर है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? तो मिल्क प्रोडक्ट्स वही हो गया कि अभी जो हार्मोन डिस्टर्बेंसेस जो चाइना में अभी उन्होंने पाया गया है कि उनका जो खाना है न, उनकी जो क्या बोलते हैं हम लाइफस्टाइल्स भी है, और उन्होंने ये इंडिया से पहले ये कर लिया है कि जो चीज़ कैंसर का कॉज है वो उसको अभी कंट्रोल में ला रहे हैं। हाँ। जैसा कि दूषित दूध है, तो ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ख्याल रहे कि जो रीज़न से वो कट डाउन कर रहे हैं, इसलिए उधर कैंसर थोड़ा कम फैला हो रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन ज़्यादा खाया जाता है और प्लस मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो हम आज डाइटिशियन शीतल नाइक से भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका क्या कहना है मैडम? मेरा यह कहना है कि लोगों का प्रोसेस खाने का इंटेक ज़्यादा हो गया है। प्रोसेस खाना यानी जो खाना पैकिंग करके आता है, जो महीनों महीनों तक टिकता है, बॉक्सेस में, टेट्रा पैक्स में पैक करके आता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा होती है, जैसे सोडियम बेंजोएट सॉस में, केचप में ऐड किया जाता है। तो ये एक केमिकल फैक्टर है जो कैंसर जैसे रोगों को बढ़ावा देता है। तो आपको प्रोसेस खाने का इंटेक कम करना चाहिए। लाल मांस का इंटेक है, जैसे नॉनवेज मटन का इंटेक ज़्यादा होता है। जो स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, वो भी एक कारण है कि उसके वजह से कैंसर की ग्रोथ फास्टर होती है। इवन मिल्क, जो मोस्टली लोग जो लूज़ मिल्क बाय करते हैं, जो तबेले से आता है, तो तबेले में क्या किया जाता है कि लोग जो गाय भैंसों को ज़्यादा मात्रा में दूध देने के लिए उनको हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और उस हार्मोन्स
की वजह से उनके वो दूध में भी उतर जाता है और वह दूध हम ह्यूमन बींग्स इंसान पीते हैं, तब उसका परिणाम हमारे शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हमें ये खबरदारी रखनी चाहिए कि हमें जो पैकिंग वाला फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। घर का खाना, सादा खाना, बना हुआ खाना खाना ज़रूरी है। और रेनबो डाइट हम जिसे कहते हैं कि जैसे मल्टीपल डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक होना ज़रूरी है। जो सीजनल सब्जियां और फल जो सीज़न में मिलते हैं, जैसे बरसात के मौसम में मिलने वाले फल है, जामुन है, पेड़ है, उसका आप आहार में समावेश करें। बरसात के मौसम में मिलने वाली सब्जियों का समावेश करें, जिसके कारण क्या होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में होने के कारण आपकी वो इम्यूनिटी बनाए रखता है और जो कैंसर जैसे सेल्स जो फास्टर ग्रो होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और आप इस बीमारी से बच पाओगे। थैंक यू। ये तो हो गए खान पान के बारे में, लेकिन हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी डॉक्टर प्रशांत सिंह से डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल भारत देश में क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। ट्रीटमेंट वाइज भारत में बहुत सुधारना हुई है। अभी तो कीमोथेरेपी इसमें जितने भी लेटेस्ट मेडिसिन है मैक्सिमम इंडिया में अवेलेबल है। तो इसलिए और गवर्नमेंट भी इसके लिए जो कीमो के ड्रग्स है उसमें सब्सिडी ये कर रही है, जिसमें कि ड्रग्स अभी कम रेट में कॉमन मैन तक पहुंच रहे हैं। तो इसलिए वो आसान हो रहा है अभी थोड़ा ट्रीटमेंट लेने का। और कैंसर सेंटर्स जो इंडिया में अभी वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं बराबर। बट पॉपुलेशन की जो ये है की अपेक्षा वो अभी भी कम है। आप टारगेटेड कीमोथेरेपी के बारे में क्या बताना चाहोगे लोगों के लिए? हाँ, लेटेस्ट अभी की यह है टारगेट कीमोथेरेपी। पहले क्या होता था कि पहले जो कीमो यूज़ होता था उससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, और जिसमें टारगेट जो होता था हमारा ट्यूमर का, उसके अलावा जो कीमो यूज़ किया जाता था मेडिसिन, उससे दूसरे अवयवों पे भी उसका असर पड़ता था। तो अभी टारगेटेड से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ट्यूमर को ही टारगेट किया जाता है। तो इसलिए साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। बट उसके कॉस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कॉस्ट तो बहुत ही महंगा है। जो भी नई चीज़ आती है मार्केट में उसका कॉस्ट तो होता ही है। जैसा जैसा उसका यूज़ होगा उसके बाद उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और लेटेस्ट जो है इम्यूनोथेरेपी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? अभी उसके ऊपर काम मेरे ख्याल से इम्यूनोथेरेपी पे अभी भी उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो अभी वो थोड़ा इंडिया में आने के लिए और तो कॉमन मैन तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मतलब हमने देखा गया है कि इम्यूनोथेरेपी से जो पेशेंट का लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड होता है। जो पेशेंट कीमोथेरेपी से 2 या 4 महीने तक जीने वाला है वो 5 से 10 साल तक भी खींच पाता है। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक वरदान है मतलब कैंसर पेशेंट के लिए। तो आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से इम्यूनोथेरेपी है, जो कि कीमोथेरेपी के बाद में अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। तो आज का ये जो विषय है कैंसर के बारे में, डॉक्टर मैं इसमें कुछ 2 शब्द ऐड करना चाहूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि कैंसर ना हो तो उसका प्रिवेंशन के लिए हमें खबरदारी लेनी ज़रूरी है। जैसे महिलाओं को वर्क प्लेस पे उनके कुछ वेबिनार्स कंडक्ट करने चाहिए, जिसमें उनको जानकारी देनी चाहिए कि कैंसर किस वजह से होता है और हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। रूटीनली उनके इन्वेस्टिगेशंस किए जाने चाहिए, ईयरली इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, कैंसर के जो बेसिक टेस्ट है वो करने चाहिए। एंड दोज और हाउसवाइफ जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए उनके एरिया में जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, तो आंगनवाड़ी सेविकाओं को न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो क्वालिफाइड डाइटिशियंस होती है उनके अंडर ट्रेनिंग दे के उनको कैंसर के बीमारी के बारे में जानकारी और उसमें क्या खबरदारी लेनी ज़रूरी होती है, खान पान के बारे में बेसिक गाइडेंस, और डेली बेसिस पर हमको प्रिवेंशन, कैंसर से प्रिवेंशन रखने के लिए खाने पीने में क्या खबरदारी रखनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक के कंटेनर में आपको गर्म खाना ना देना चाहिए आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को जो ऑफिस जाते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, ये खबरदारी रखिए। फिर जो रोस्ट किया हुआ है डायरेक्ट फ्लेम पर रोटी ना पकाए, जिसके वजह से भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी खबरदारी, या आप जो चीज़ें मार्केट से परचेज़ करते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट पढ़कर खरीदिए ताकि वो प्रोडक्ट या खाना ख़राब ना हो। ये सारी जानकारी देनी चाहिए जिससे हम कैंसर जैसी बीमारियों से जल्दी मुक्ति पा सकेंगे। थैंक यू। आज हम अपनी जो तीसरी बीमारी है जो कि बहुत आम बन चुकी है अभी भारत देश में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे।
पहले ये जो बीमारी है वो पहले पाश्चिमात्य देशों में पाया करते थे, लेकिन अभी जो है हमारे भारत देश में भी बहुत आम बन चुकी है। और जो इस बीमारी को हम जिसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी बोलते हैं, उसके बारे में हम आज डॉक्टर प्रशांत शिंदे से बात करेंगे, और उसी से संबंधित खान पान के बारे में हम डॉक्टर शीतल नाइक से बात करेंगे। ठीक है, तो आज डॉक्टर प्रशांत शिंदे, आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में क्या बताना चाहते हो? मतलब थोड़े एक शॉर्ट में बता दीजिए लोगों को कि डिप्रेशन क्या होता है और एंग्जाइटी क्या होती है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें आपको लोनलीनेस की फीलिंग आती है और सैड फील होता है, मतलब अकेलापन महसूस होता है। और दूसरा एंग्जाइटी में घबराहट, वो भी एक शॉर्ट लक्षण है जिसमें घबराहट होती है, मूड डिस्टर्ब होता है, किसी भी चीज़ में आपका लक्ष्य नहीं लगता है, ऐसे इसको एंग्जाइटी कहते हैं। मतलब आजकल देखा गया है कि ये ज़्यादा करके मूड स्विंग जो है ज़्यादा करके महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा पाया गया है। तो वो तो अब शीतल नाइक जी, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मूड स्विंग्स एंड इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, समय पर न सोना, ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना, और जो हमसे ना रिलेटेड नहीं है वो चीज़ के बारे में ज़्यादा मात्रा में सोचना, ये भी कारण हो सकता है। और खान पान में भी है कि खान पान में ज़्यादा प्रोसेस खाने का इंटेक होना, और जो सीधा साधा सिंपल खाना है उसे अवॉइड करना। आजकल लोगों को क्रेज़ है कि फ़ास्ट फूड खाना है, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये खाना है उनको डेली बेसिस पर। और बहुत सारी महिलाएं वर्किंग हैं तो उनके पास समय नहीं होता, तो वो क्या करती है कि ऑर्डर करती है बाहर से खाना। तो बच्चों के लिए और जो सारी टीवी में ऐड दिखाए जाते हैं हर एक एपिसोड में, जब देखा जाए तो मोस्टली जंक फूड्स की ऐडें दिखाई जाती है, तो इससे बच्चों का मन टेम्प्ट करता है वो सारी चीज़ें खाने के लिए, तो बच्चे जिद करते हैं और वो खाना ज़्यादा मात्रा में घर पर आया जाता है। और वो भी एक कारण है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण। खाने से कुछ उसमें ज़्यादा मतलब प्रभाव होता है क्या? मीठा खाने से इतना नहीं होता, पर अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में खाते हो तो उसका दुष्परिणाम तो आपकी बॉडी पर होता ही है। और नॉनवेज खाने से भी हो सकता है? नॉनवेज का इंटेक ज़्यादा मात्रा में हो गया तो नहीं, ऐसे नहीं, पर ड्यू टू नॉनवेज इंटेक अगर एक्सेस होता है तो उससे दूसरी सारी बीमारियां हो सकती है, कि जैसे किडनी के ऊपर प्रेशर आने की वजह से रीनल डिसऑर्डर होना या यूरिक एसिड लेवल बढ़ना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक कारण बताना चाहता हूँ। आजकल हमारे यहाँ वर्किंग वूमेंस है या मेल्स भी है, आजकल एक टारगेट दिया जाता है उनको, इतना ऐसा टारगेट दिया जाता है, वो कंप्लीट नहीं हो सका तो फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक अभी आजकल बहुत चल रहा है कि ये टारगेट पूरा करो, ये टारगेट पूरा करो। फीमेल्स में तो ज़्यादा होता है क्योंकि उनको घर का भी देखना है और वो टारगेट भी पूरा करना है। जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में बहुत टारगेट आजकल दिया जाता है कि आपको आज ये इतना काम करना है। बिगेस्ट इशू नाउअडेज पीपल आर फेसिंग। और जैसे कि देखा जाए तो आजकल बच्चों में भी मोबाइल से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोबाइल एक तो अभी पहले तो कोविड के पहले मोबाइल इतना यूज़ होता नहीं था, लेकिन अभी कोविड के बाद सब बच्चों में मोबाइल इतना यूज़ होने लग गया है कि वो पढ़ाई भी आजकल स्कूल की पढ़ाई या किसी भी पढ़ाई वो सब मोबाइल पे ही करते हैं। अभी वो पढ़ाई ही करते हैं कि और कोई ऐप में यूज़ हो रहा है कि गेम खेल रहे, कंटिन्यूस वो मोबाइल में ही रहते हैं। तो और जो उनका जो माइंड सेट होता है वो मोबाइल के लैंग्वेज में ही हो जाता है। बराबर। इंटरेक्टिव, मतलब एक 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं रहा आजकल। बराबर। आजकल ओनली चैटिंग एंड व्हाट्सएप, बस उस पर ही होता है मैसेजिंग। तो इसलिए ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो मतलब बच्चे जो है वो सिर्फ मोबाइल में ही, मतलब जैसे मूवीज़ देखना बोलो या फिर चैटिंग करना बोलो, दोस्तों के साथ बात करना बोलो, वो सिर्फ मोबाइल पे करना चाहते हैं। वो उनको फिजिकली वहाँ पे मिलने नहीं जाते या खेलने के लिए भी जाना अवॉइड करते, जिससे कि बहुत सारी बीमारियाँ आ गई है आजकल। जैसे ओबेसिटी हो गया बच्चों में, मतलब जो बच्चों खेलते ही नहीं है, कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के वो मोबाइल खेलते हैं, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है। मोबाइल का एक और दुष्परिणाम है कि बच्चे हो या बड़े हो, कुछ भी छोटी बीमारी हो गई कि इसमें दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, वो गूगल पे सर्च मारते हैं। उसमें इतने सारे रीजंस आते हैं कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं या एंग्जाइटी में चले जाते हैं। मतलब वो पढ़ के लोग बहुत डर जाते हैं। जैसे कि कोविड में
जैसे कुछ करना, लोगों के पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं था, तब लोग सिर्फ मोबाइल देखते थे और फिर मोबाइल से बहुत सारे बहुत सारी सर्च करके वहाँ से गूगल से बहुत सारे न्यूज़ निकाल देते। तो वो भी एक तरह से माइंड को तुम्हारे सेटबैक होता था, जिससे तुम्हारे डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर इसी की वजह से फिर एंग्जाइटी के सिम्टम्स तुम्हारे में आने लग जाते हैं। और पर्टिकुलरली स्त्रियों में ये ज़्यादा पाया गया है क्योंकि बहुत सारी स्त्रियाँ इमोशनल होती है, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। और बच्चों में कैसा होता है, बच्चों में उनका जो माइंड है वो तुरंत हम लोग उसको एंग्जाइटी की वजह से वो तुरंत थोड़ा सा लोनलीनेस फीलिंग वगैरह करना या फिर जैसा एकदम हाइपर हो जाना बच्चों में, ये सब चीज़ें बहुत पाई गई है, बराबर ना। एक कॉज और है हेरिडिटरी, इसके बारे में कुछ आप बता सकेंगे? हेरिडिटरी कॉज भी होता है? हाँ, हेरिडिटरी भी है, जिसके पेरेंट्स में किसी को ऐसे मूड स्विंग वगैरह पाया गया है, ऐसे बच्चों में भी ये थोड़े बहुत लक्षण आ जाते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आ जाएंगे, कुछ बच्चों में पाए गए ऐसे लक्षण पेरेंट्स की वजह से। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं डाइट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर एंग्जाइटी डिप्रेशन है आपको, तो आपको खाने में ज़्यादातर फ्रेश सब्जियाँ, यानी जो सीजनल हरी सब्जियां है या कलरफुल सब्जियां और फलों का समावेश करना चाहिए। फिर ओमेगा 3 जो हेल्दी फैट्स होता है, जो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए मदद करता है, उसका समावेश होना चाहिए, जैसे कि अलसी, जिसे तीसी कहा जाता है हिंदी में, और चिया के बीज है, फिर पालक है। तो ये चीज़ों का खाने में समावेश करना ज़रूरी होता है। फ़िश है, फ़िश के सोर्सेज जो आपके यहाँ पर लोकल मार्केट में मिलते हैं, उसका समावेश करिए। और हेल्दी फैट्स है, यानी जो कुकिंग ऑयल्स है, जिसे आपको फ़िल्टर फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि फ़िल्टर ग्राउंडनट ऑयल है या फ़िल्टर्ड आपका राइस ब्रान ऑयल है या सरसों का तेल है। इसका इस्तेमाल आपको खाना पकाने के लिए करना चाहिए, जिससे आपको ये सारी ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूवमेंट में आपको बेनिफिट हो जाएगा। बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं शीतल नाइक जी ने। हाँ, तो आज हम इसके बारे में, दवाई के बारे में भी डॉक्टर प्रशांत नाइक शिंदे से बात करेंगे। तो उसमें किस तरह की दवाई दी जाती है और किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि कुछ काउंसलिंग ऐसा है या इसके बारे में हम लोग उनसे बात करेंगे। मेन तो दवाई से ज़्यादा मैं इसमें एक और चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ, दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मेडिटेशन है या जो चीज़ से जो विषय से आप डिप्रेशन में चले जा रहे, वो विषय को छोड़ के आप दूसरे विषय में अपना मन लगाएं। हाँ, ये लोग लेट सोते हैं। हाँ, फिर लेट तक हाँ, थोड़ा सा हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा। हाँ, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना है, एक्सरसाइज है, एक्स्ट्रा करिकुलर सोशलाइजेशन भी होना चाहिए। हाँ, और फिर आता है मेडिकेशन पार्ट। हाँ, तो उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट जी, काउंसलर्स, इनकी मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, तो आजकल देखा गया है कि पहले साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट्स बहुत ही कम जाते थे, लेकिन क्यों ऐसा लोगों का एक स्टिग्मा था कि आपको कुछ पागलपन का दौरा पड़ा है इसलिए आप डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी तो लोगों को समझ आ गई कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत एकदम कॉमन चीज़ हो गई है आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से। तो आजकल देखा गया है कि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास बहुत बड़ी लाइन लगी हुई रहती है और उनके पास पेशेंट की इतने पेशेंट्स रहते हैं कि वो उनको हर 6-6 महीने के बाद बुलाते हैं। पहले लोग जैसे जल्दी बुलाते थे, वैसे नहीं है। अभी उनके पास इतने पेशेंट हो गए कि वो बहुत 6-6 महीने के बाद ही उनको आने के लिए कहते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए अभी उसके। हाँ, इसका मतलब ये कि डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी अभी बढ़ते जा रही है। हाँ, तो अभी ज़्यादा करके ये बच्चों में ज़्यादा करके पाया गया है। तो माँ बाप को उसके बारे में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मोस्टली पेरेंट्स को थोड़ा समय निकालना चाहिए अपने बच्चों के लिए। उनको समय दें, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, उनकी दिन भर की दिनचर्या क्या थी, वो उनके फ्रेंड सर्कल में कौन है, उनको क्या पसंद है। जैसे वीकेंड पर थोड़ा टाइम दे के उनके साथ उनकी जो साथ फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ये सारी अगर चीज़ें आप करोगे एज अ पेरेंट आपके बच्चे के साथ, तो डेफिनेटली ये जो सिम्टम्स हैं ये डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनको बच्चों को पता चलेगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा उनके लिए। आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारा डिस्कशन हुआ है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में।
तो यहीं पर मैं अपना ये प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। और अगले प्रोग्राम में हम और एक नए पैनल के साथ आएंगे और कुछ और नए विषय के बारे में इसके बारे में बात करेंगे।